हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है बियानी लॉ कॉलेज के इस ऑनलाइन क्रैश कोर्स में। आप सभी को जैसा कि पता है कि ये सारा का सारा प्रोग्राम हम इसीलिए तैयार कर रहे हैं ताकि आप सभी स्टूडेंट्स को इस डेडलाइन पीरियड में, इस शॉर्ट पीरियड में जो दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है कि आखिर किस तरह से आप अपनी स्टडीज़ को कंटिन्यू करेंगे, आप अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करें, कैसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को पढ़ें, तो ये सारी की सारी चीज़ों से आपको सॉर्ट आउट मिल सके। तो इसीलिए इस पूरी प्लानिंग के साथ हम आपके लिए कुछ स्पेशल, कुछ इम्पॉर्टेंट, कुछ वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस लेकर आए हैं ताकि इन शॉर्ट आप अपने पूरी के पूरे सब्जेक्ट का एक अच्छा ओवरव्यू ले लें और उस ओवरव्यू के बाद आपको एग्जाम्स में उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने के लिए किसी भी तरह की प्रॉब्लम्स का सामना नहीं करना पड़े। हिंदू लॉ के लेक्चर फर्स्ट में, यानी कि हिंदू लॉ के फर्स्ट वीडियो में हम लोग बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को स्टडी कर चुके हैं और अब हम आगे बढ़ते हुए कुछ और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को पढ़ने जा रहे हैं। उनमें से एक है आपका वॉइड एंड वॉइडेबल मैरिज। स्टूडेंट्स, वॉइड एंड वॉइडेबल मैरिज, जैसा कि आपको नाम से ही दिखाई दे रहा है कि वॉइड का मतलब होता है बिल्कुल जीरो और वॉइडेबल का मतलब होता है दैट इज नॉट जीरो। अब जीरो एंड दैट इज नॉट द जीरो, आखिर लॉ के सेंस में, हिंदू लॉ के सेंस में हम इन चीजों को क्यों पढ़ रहे हैं, आइए समझते हैं। स्टूडेंट्स, वॉइड मैरिज का मतलब होता है एक ऐसी शादी जो कानून की नजर में हमेशा से जीरो ही रही है, यानी कि इस तरह की शादी का कानून की दृष्टि में, कानून की नजरों में कोई इंपॉर्टेंस, कोई वजूद, कोई अहमियत नहीं होती है। इस तरह की शादी को वॉइड डिक्लेयर करवाने के लिए, यानी कि इस तरह की शादी को कोर्ट से कैंसिलेशन करवाने के लिए ज़रूरत ही नहीं होती है, क्योंकि इस तरह की मैरिजेस हमेशा से ही वॉइड एब इनिशियो, यानी कि हमेशा से ज़ीरो होती हैं, बेकार होती हैं और कानून की नज़र में इनकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं होती है। दूसरी तरफ आता है व्हाट इज वॉइडेबल मैरिज। स्टूडेंट्स, वॉइडेबल मैरिज एक ऐसी मैरिज होती है जो कि एक वैलिड मैरिज और एक वॉइड मैरिज के बीच में होती है, यानी कि इस तरह की शादियां यदि आप कोर्ट में जाकर डिक्लेयर करवाते हैं तो वॉइड डिक्लेयर हो सकती हैं, अदरवाइज ये शादियां वैलिड के रूप में ही बनी रहती हैं। आखिर इसका मतलब क्या है, आइए समझने की कोशिश करते हैं। इसका मतलब ये होता है स्टूडेंट्स कि जब कभी भी दो पर्सन्स के बीच में, दो पार्टीज के बीच में कोई शादी होती है तो वो शादी या उनका रिलेशनशिप तीन तरीकों से हो सकता है। द फर्स्ट इज वैलिड मैरिज, सेकेंड इज वॉइडेबल एंड थर्ड इज वॉइड। वैलिड मैरिज वो मैरिजेस होती हैं जो हमेशा शादी के एसेंशियल एलिमेंट्स को पूरा करते हुए की जाती हैं, यानी कि वैलिड मैरिजेस वो मैरिजेस होती हैं जिसमें शादी की सभी शर्तों को पूरा किया जाता है, यानी कि सेक्शन 5 के सभी एलिमेंट्स को कंप्लीट किया जाता है। दो पार्टीज होनी चाहिए, दोनों पार्टीज हिंदू होनी चाहिए, बाइगेमी का ऑफेंस नहीं होनी चाहिए, मैरिजेबल एज होनी चाहिए, शादी किसी भी अनड्यू इन्फ्लुएंस या मिसरिप्रेजेंटेशन या प्रेशर या थ्रेट या फोर्स या किसी भी तरीके के डराकर धमकाकर के बिना होनी चाहिए, वगैरह वगैरह वगैरह। यदि इस तरह की सभी शर्तों को पूरा करते हुए कोई मैरिज की जाती है तो ये शादी हमेशा एसेंशियल एलिमेंट्स को पूरा करते हुए मानी जाएगी और ये शादी एक वैलिड मैरिज होती है। लेकिन यदि इनमें से किसी भी शर्त का उल्लंघन करते हुए, यानी कि सपिंडास में शादी की जाती है, प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप में शादी की जाती है, या फिर किसी भी तरह से बाइगेमी का ऑफेंस का मतलब होता है जहां पर दो पार्टीज में से किसी पार्टी ने अपने स्पाउस के लिविंग रहते हुए, क्योंकि हमने ये चीज पहले ही क्लियर कर रखी है कि एक वैलिड मैरिज के लिए नो स्पाउस लिविंग एट द टाइम ऑफ मैरिज होना जरूरी है। इसीलिए यदि किसी भी स्पाउस के जिंदा रहते हुए किसी सपिंडास में, किसी भी प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप में या ऐसी किसी भी परिस्थिति में शादी की जाती है तो इस तरह की शादी को एक वॉइड मैरिज के रूप में ही डिक्लेयर किया जाता है। चूंकि शादी वॉइड मैरिज के रूप में डिक्लेयर हो गई है तो अब कानून की दृष्टि में ऐसी शादी की कोई अहमियत, कोई वजूद, कोई इंपॉर्टेंस, कोई एलिमेंट्स नहीं रह जाते हैं।
इस तरह की शादी को कोर्ट इस तरह से डील करता है जैसे कि देयर इज नो राइट्स एंड लायबिलिटीज अमंग द पार्टीज। इस तरह की शादी में पति और पत्नी के बीच में कोई भी किसी भी तरह के संबंध नहीं होते हैं, यही माना जाता है। तो ये बात पर आप हमेशा जरूर ध्यान दें कि वैलिड मैरिज में हस्बैंड वाइफ के बीच हस्बैंड वाइफ जैसे रिलेशंस होते हैं, राइट्स होती हैं, लाइबिलिटीज होती हैं, जरूरतें होती हैं, डिपेंडेंसी होती है, एक्सपेक्टेशंस होती हैं, लेकिन हमेशा वॉइड मैरिज की कंडीशन में पति और पत्नी के बीच में शादीशुदा संबंध नहीं होते हैं। क्यों? क्योंकि कोर्ट की दृष्टि में, कोर्ट की नजर में, कोर्ट के वजूद में इस तरह की शादी की कोई भी इंपॉर्टेंस नहीं होती है। तो सबसे पहला पॉइंट तो आप इस बात को जरूर ध्यान रखिए कि वॉइड मैरिज इज वॉइड, टोटली वॉइड। इसके बाद आता है आपका वॉइडेबल मैरिज। वॉइडेबल मैरिज जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, दैट कैन बी डिक्लेयर वॉइड। आपने देखा होगा ना कि कुछ काम ऐसे होते हैं जिनको यदि चैलेंज कर दिया जाता है, जिनके बारे में यदि आवाज उठा ली जाती है, जिनके बारे में यदि मुद्दा छेड़ दिया जाता है, तो वो सचमुच एक कंट्रोवर्शियल इशू बन जाता है। और यदि वो मुद्दा नहीं उठाया जाए, वो पॉइंट नहीं छेड़ा जाए, उस बिंदु को नहीं छेड़ा जाए, नहीं टच किया जाए, नहीं कोई कारस्तानी की जाए, तो वो चुपचाप वैलिड बना रहता है। सबसे ज्यादा तो हम मीडिया चैनल्स पर ऐसी चीजों को बहुत ज्यादा देखते हैं। कई बार हमको लगता है कि एक छोटा से एक रेप का मैटर है या किसी भी मैरिज का मैटर है, धर्म परिवर्तन करने का मैटर है। कभी कभी जब इनको पॉलिटिकल अप्रोच मिल जाती है, पॉलिटिकल सपोर्ट या बैकग्राउंड मिल जाता है, तो इस तरह के मैटर्स एक बहुत बड़ा रूप लेकर हाईलाइटेड हो जाते हैं। और कई बार ऐसा होता है कि इतने बड़े बड़े मुद्दे होते हैं लेकिन उन्हें कब कहाँ पर छोड़ दिया जाता है पता ही नहीं चलता। तो वॉइडेबल मैरिज की स्थिति भी कुछ इसी तरह की होती है स्टूडेंट्स। इस वॉइडेबल मैरिज की स्थिति में यही होता है कि यदि ये शादी किसी भी तरह से दोनों पार्टीज के बीच में यदि चुपचाप एक्सेप्ट करी जा रही है, देन इट इज अ वैलिड मैरिज। लेकिन यदि इस तरह की शादी का मुद्दा कोर्ट में उठाया जा रहा है, इसको चैलेंज किया जा रहा है, ये कोर्ट के अंदर आंसरेबल है, कोर्ट के सामने किसी भी तरीके का क्वेश्चन करने लायक है, तो इस तरह की मैरिज को वॉइड भी डिक्लेयर करवाया जा सकता है। इन दोनों में क्या डिफरेंस है, जरा मैं आपको एग्जांपल देकर समझाती हूँ। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि वॉइड मैरिजेस एब इनिशियो वॉइड, कोई शादी यदि वॉइड है तो हमेशा से वॉइड है। वॉइड मैरिज को कोर्ट के द्वारा डिक्लेयर करवाने की जरूरत नहीं होती कि इस शादी को वॉइड डिक्लेयर किया जाए। लेकिन दूसरी तरफ वॉइडेबल मैरिज के लिए इस बात की जरूरत होती है कि इस तरह की शादी को आपको कोर्ट में जाकर वॉइड डिक्लेयर करवाना जरूरी होता है। कैसे, आइए समझते हैं। मान लीजिए एक लड़के ने एक लड़की से शादी करी, एक मेल पर्सन ने जब एक फीमेल पर्सन से शादी करी, एट द टाइम ऑफ मैरिज द गर्ल वाज ऑलरेडी प्रेग्नेंट। जब दोनों की शादी हुई, दोनों के बीच में रिलेशनशिप मेंटेन होने से पहले वाइफ ने हस्बैंड को ये बताया, आई एम ऑलरेडी प्रेग्नेंट विद सम अनदर पर्सन, मैं किसी और व्यक्ति के साथ में रिलेशनशिप मेंटेन करने के बाद प्रेग्नेंट हूं। नाउ अ बिग क्वेश्चन मार्क ऑन द फेस ऑफ हस्बैंड कि आखिर अब वो इस शादी का क्या करेगा। यदि वो चाहे कि ओके वॉट एवर द पास्ट यू हैड, तुम्हारे पास में जो भी पास्ट था, तुम्हारा जो भी रिलेशनशिप था, तुम्हारा जो भी पास्ट एक्सपीरियंस था, मैं उन सभी चीज़ों को भुलाकर, उसको ओवरकम करके तुम्हारी और मेरी एक मैरिटल हैप्पी लाइफ को आगे कंटिन्यू करना चाहता हूँ, देन दिस टाइप ऑफ मैरिज, जो कि अभी एक वॉइडेबल कंडीशन के झूले पर झूल रही है, इस मैरिज को यदि हस्बैंड चुपचाप से एक्सेप्ट कर लेता है, देन दिस टाइप ऑफ मैरिज विल बी ट्रीटेड एज अ वैलिड मैरिज। लेकिन यदि हस्बैंड चाहे और इस तरह की किसी भी मैरिज को क्वेश्चनेबल समझता है, उसको चैलेंजेबल समझता है, उसको कोर्ट में जाकर डिक्लेयर करवाना चाहता है एज अ वॉइड मैरिज, देन दिस वॉइडेबल मैरिज विल बी कन्वर्ट इनटू वॉइड मैरिज।
कुल मिलाकर मतलब साफ है कि एक वॉइडेबल मैरिज एक वैलिड और एक वॉइड इन दोनों के बीच की स्थिति में झूल रही होती है। अगर आप इस तरह की किसी मैरिज को वैलिड के रूप में ही डील करवाना चाहते हैं तो ये मैरिज वैलिड रहेगी, लेकिन यदि आप इस तरह की किसी भी मैरिज को वॉइड के रूप में डिक्लेयर करवाना चाहते हैं तो ये मैरिज आपकी वॉइड मैरिज के रूप में बन जाएगी। इसके बाद आता है स्टूडेंट्स आपका एक और एग्जाम्पल, दैट इज इम्पोर्टेंस ऑफ हस्बैंड, पति की नपुंसकता। जब एक लड़की ने एक लड़के से शादी करी तब उसे वाइफ की इम्पोर्टेंसी के बारे में पता नहीं था, लेकिन जब बाद में मैरिजेबल रिलेशनशिप मेंटेन करने की पहल हुई, जब सेक्सुअल रिलेशनशिप बनाने की बात हुई, तब बाद में वाइफ को ये पता चलता है द हस्बैंड इज इम्पोर्टेंस, उसका हस्बैंड इज नॉट केपेबल टू मेंटेन अ सेक्सुअल रिलेशनशिप विद हिज वाइफ। ऐसी कंडीशन में यदि एक वाइफ चाहे तो चुपचाप, यदि उसको लगता है कि अपने हस्बैंड की परिस्थितियों को देखते हुए या वॉट एवर द सर्कमस्टेंसेस, वो यदि चाहे तो अपनी मैरिज को एज ए वैलिड मैरिज के रूप में ट्रीट कर सकती है, डजंट मैटर वॉट एवर द सिचुएशन इज। लेकिन यदि वाइफ चाहे तो अपने हस्बैंड के इस ग्राउंड के ऊपर, इस कैटेगरी के ऊपर यदि वो चाहे तो अपने हस्बैंड को हस्बैंड की आधार पर अपनी मैरिज को एक वॉइड मैरिज के रूप में डिक्लेयर करवा सकती है। तो स्टूडेंट्स, हमेशा वॉइडेबल मैरिज में आप उन सारी परिस्थितियों को पढ़ेंगे जिन सभी परिस्थितियों में आपको ये देखने को मिलेगा कि या तो आपकी मैरिज एक वैलिड मैरिज के रूप में ट्रीट हो रही थी या फिर अब आपकी मैरिज एक वॉइड मैरिज के रूप में बन चुकी है। तो इस चीज को हमेशा ध्यान दीजिएगा कि वॉइड मैरिज इज ऑलवेज वॉइड ab initio। वॉइड मैरिज हमेशा से ही शून्य होती है, लेकिन दूसरी तरफ जो वॉइडेबल मैरिज होती है वो वैलिड मैरिज और वॉइड मैरिज की बीच की स्थिति में होती है, जिसे यदि आप चाहें तो आप वॉइड डिक्लेयर करवा सकते हैं। अदरवाइज इस तरह की मैरिजेस हमेशा एक वैलिड मैरिज के रूप में ट्रीट करवाई जाएंगी। सेक्शन सेक्शन 11 एंड सेक्शन 12 में आपके वॉइड एंड वॉइडेबल मैरिज के बारे में प्रावधान किए गए हैं। इसके अलावा यहाँ पर एक सेक्शन 16 भी आपको समझने लायक है। सेक्शन 16 में लेजिटिमेसी ऑफ चिल्ड्रन के बारे में बात करी है, यानी कि धर्मज और अधर्मज बच्चे, जायज और नाजायज संतानों के बारे में बात की गई है। जब अपन लेजिटिमेसी ऑफ चिल्ड्रन के बारे में बात करते हैं तो अपन सिंपल सा कॉन्सेप्ट रखते हैं कि चूंकि हम वॉइड मैरिज की बात कर रहे हैं, वॉइड मैरिज को आप अगर एक तरीके से देखा जाए तो आप लिव इन रिलेशनशिप की तरह भी देख सकते हैं। लिव इन रिलेशनशिप इज एग्जैक्टली द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ वॉइड मैरिज, जहां पर हस्बैंड और वाइफ के बीच में देयर इज नो मैरिज, वहां पर शादी नहीं हुई है, कोई विवाह संस्कार नहीं हुआ है, कोई सप्तपदी नहीं हुई है, कोई सेरेमनी नहीं हुई है, कोई 7 फेरे नहीं लिए गए हैं। और यदि ऐसी किसी परिस्थिति में वाइफ कोर्ट में जाकर इस बात का चैलेंज करती है कि मैं तो मेरे हस्बैंड से किसी भी तरीके का मेंटेनेंस क्लेम कर सकती हूँ, तो ये वाइफ की एक गलतफहमी होगी। यदि हस्बैंड चाहे कि वो वाइफ से किसी भी तरह की राइट्स एंड लायबिलिटीज को क्लेम कर सकता है, तो ये एक गलत चीज होगी, क्योंकि देयर इज नो मैरिज, देयर इज नो सेरेमनी and no marriage, then obviously it is a void relationship। और void relationship से यदि कोई भी संतान पैदा होती है, यदि void relationship के बाद में किसी भी तरह के बच्चों का जन्म होता है, तो इस बात पर आप ध्यान जरूर दीजिएगा कि इस तरह के बच्चे अपनी पूर्वज संपत्ति पर, अपने पूर्वजों की प्रॉपर्टी पर, अपनी एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी पर किसी भी तरीके का क्लेम नहीं कर सकते हैं। यस, दे कैन क्लेम विद देयर पेरेंट्स ओनली, क्योंकि यदि किसी बच्चे ने लिव इन रिलेशनशिप के बाद जन्म लिया है या एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के बाद जन्म लिया है, ऐसी किसी परिस्थिति में बच्चों का कोई दोष नहीं होता है। इसीलिए वो अपने माता पिता की प्रॉपर्टी पर क्लेम कर सकते हैं, लेकिन वो किसी भी तरह से अपने एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी, अपने पूर्वजों की संपत्ति, अपनी हेरिटेज प्रॉपर्टी पर, अपनी जो ऊपर से चली आ रही प्रॉपर्टीज पर किसी भी तरह का कोई भी क्लेम नहीं कर सकते हैं। तो ये थी और यस, जो लेजिटिमेट चिल्ड्रंस हैं, जो जायज बच्चे हैं,
जो धर्मज बच्चे हैं, जो एक नॉर्मल मैरिजेबल रिलेशनशिप के बाद पैदा हुए बच्चे हैं, वो अपने माता पिता के साथ अपने पूर्वजों की संपत्ति पर भी क्लेम कर सकते हैं। तो ये था आपका वॉइड एंड वॉइडेबल मैरिज। तो ये थे स्टूडेंट्स हमारा ये टॉपिक कि आखिर हमने इसमें ये समझा कि किस तरह से एक वॉइड एंड वॉइडेबल मैरिज वाली चीजें होती हैं। अब इसके बाद हम हमारे सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं, यानी कि 7th नंबर, यानी कि इस वीडियो का सेकंड क्वेश्चन और आपके टोटल हिंदू लॉ के 7th क्वेश्चन की तरफ हम पढ़ रहे हैं, दैट इज डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ लीगल एयर्स। डिस्क्वालिफिकेशन का मतलब होता है स्टूडेंट्स कि आप किसी भी तरीके से उसको डिस्क्वालीफाई कर रहे हो, यानी कि आप किसी भी व्यक्ति को या व्यक्तियों के समूह को या किसी भी ग्रुप को आप किसी भी काम के लिए एलिजिबल नहीं समझ रहे हैं, सक्षम नहीं समझ रहे हैं, कैपेबल नहीं समझ रहे हैं। किसको? लीगल एयर्स, विधिक उत्तराधिकारी। यहां पर हम इस क्वेश्चन को पढ़ते पढ़ते स्टूडेंट्स हमारे हिंदू लॉ के सेकंड एक्ट की तरफ बढ़ गए हैं, दैट इज हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956। जैसा कि आपको नाम से ही पता चल रहा है कि हिंदू सक्सेशन एक्ट यानी कि हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, ये जो हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 है, इसमें हम हमेशा उन बातों को पढ़ेंगे कि एक व्यक्ति के मरने के बाद, क्योंकि सक्सेशन का मतलब होता है स्टूडेंट्स उत्तराधिकार, और उत्तराधिकार का मतलब होता है कि किसी भी व्यक्ति के मरने के बाद उसकी प्रॉपर्टी कब किसको ट्रांसफर होनी है, कब किसको ट्रांसफर नहीं होनी है, यदि किसी पर्सन को ट्रांसफर होनी है तो कितना पार्ट ट्रांसफर होना है, यदि किसी रिलेशन में प्रॉपर्टी का ट्रांसफर होना है तो कितना % होना है। इस पूरी की पूरी चीजों के बारे में हम हमेशा सक्सेशन एक्ट में ही पढ़ते हैं। यहां पर एक बात आप सभी के लिए ध्यान देने योग्य है कि सक्सेशन का मतलब होता है उत्तराधिकार, और उत्तराधिकार का मतलब बड़ा ही सिंपल सा है कि एक व्यक्ति के मरने के बाद उसकी प्रॉपर्टी किसी और को आगे 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 होकर ट्रांसफर हो रही है, इट इज कॉल्ड सक्सेशन। किसी एक व्यक्ति के मरने के बाद उसकी संपत्ति आगे जाकर किसी दूसरे को जब ट्रांसफर होती है तो ये कहलाता है आपका सक्सेशन। हमने ये तो पढ़ा कि सक्सेशन का मतलब ये होता है कि किसी एक व्यक्ति के मरने के बाद प्रॉपर्टी उसके बेटे को, बेटी को, पति को, पत्नी को, रिलेटिव को, चाचा को, ताऊ को, बच्चों को, अगर पीयर में कोई है तो उसको, यदि पीयर में कोई नहीं है तो किसी और को, अगर वहां पर भी कोई और नहीं है तो फिर सरकार को या किसी भी उसको एनजीओ को, या किस तरीके से ट्रांसफर हो रही है, ये सारी चीजें होती है। यहां पर एक बात ध्यान देने लायक ये है बच्चों कि किसी भी प्रॉपर्टी का ट्रांसफर होना 2 तरीके से डिपेंड करता है। पहली बात यह होती है कि या तो कोई भी प्रॉपर्टी डायरेक्टली उस व्यक्ति को ट्रांसफर हो जाए आपने जिसके नाम कर दी है, और ये भी जिसे कि हम वसीयतनामा यानी कि विल कहते हैं, यदि किसी व्यक्ति ने अपने जीवित रहने के दौरान यानी कि अपने लिविंग रहते हुए अपनी इच्छा के किसी पर्सन को यानी कि किसी व्यक्ति को अपनी प्रॉपर्टी को ट्रांसफर कर दिया है, तब यहाँ पर किसी भी तरीके का किंतु परंतु अपने आप ही खत्म हो जाता है। वो खत्म इसलिए हो जाता है कि अब आपको यहाँ पर ये ध्यान देने की जरूरत खत्म हो जाती है कि आपके मरने के बाद या किसी भी व्यक्ति के मरने के बाद उसकी प्रॉपर्टी आखिर ट्रांसफर किसको होनी है। मुद्दा, परेशानी और तकलीफ हमेशा उस वक्त पैदा होती है जब किसी के मरने के बाद प्रॉपर्टी किसको ट्रांसफर होनी है इस बात का कभी भी कोई डिटर्मिनेशन पहले से नहीं किया गया हो, और यदि इस बात का डिटर्मिनेशन पहले से कभी यदि नहीं किया गया है तब यहाँ पर ये जरूरी हो जाता है कि उसके मरने के बाद उसकी प्रॉपर्टी उन्हीं व्यक्तियों को जाए जो वाकई में प्रॉपर्टी को प्राप्त करने के एक्चुअल हकदार है। अब प्रॉपर्टी किसी व्यक्ति के मरने के बाद किसको ट्रांसफर हो, कौन उसका एक्चुअल हकदार है, यही बात बताता है आपको आपका हिंदू सक्सेशन एक्ट। हिंदू सक्सेशन एक्ट में इसी बात को मेंशन किया गया है कि एक व्यक्ति के मरने के बाद उसकी प्रॉपर्टी आखिर किस किस को ट्रांसफर होनी चाहिए। इसके हिसाब से अलग अलग चीजों की डिटेल बनाई गई है। क्लास 1 ईयर्स, क्लास 2 ईयर्स, कॉग्नेट्स, एग्नेट्स, ये सारी चीजें आप अपने हिंदू सक्सेशन एक्ट में पढ़ेंगे।
क्लास 1 ईयर्स में आपने आप ये देखेंगे कि सबसे पहले मर्डर के बाद प्रॉपर्टी एक बेटे को जानी चाहिए, बेटी को जानी चाहिए, पत्नी को जानी चाहिए, पति को जानी चाहिए, पति के रिश्तेदारों में जानी चाहिए, चाचा को, ताऊ को, उनके बच्चों को। यदि पत्नी की अपनी कोई सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी है, यानी कि खुद की अर्जित करी हुई कोई संपत्ति है, तो उसके बेटी को, उसके बेटे को, उसके पति को, उसके पियर वालों को, जिसको भी प्रॉपर्टी का ट्रांसफर होना है, इसके लिए हिंदू सक्सेशन एक्ट में प्रॉपरली एक लिस्ट मेंटेन करी गई है। लेकिन अब हम 7th नंबर के क्वेश्चन में ये नहीं पढ़ने वाले हैं कि प्रॉपर्टी किसको ट्रांसफर हो रही है। दैट इज क्लियर, ये हमने समझ लिया। क्लास 1 ईयर्स, क्लास 2 ईयर्स, कॉग्नेट एग्नेट। कॉग्नेट एग्नेट का मतलब होता है स्टूडेंट्स आपके गोत्र वाले, यानी कि गोत्रज या फिर बंधु। गोत्रज में आप अपने गोत्र वालों को, यानी कि आप अपनी सेम कास्ट का या अपने किसी भी सेम गोत्र वालों को, भाइयों को, बंधुओं को, इन्हीं को तो आप अपनी प्रॉपर्टी का आगे ट्रांसफर करेंगे ना। तो ये सारी की सारी चीजें आपके क्लास 1 ईयर्स, क्लास 2 ईयर्स, कॉग्नेट्स एंड एग्नेट्स, इसमें ये सारी की सारी प्रॉपर्टी का ट्रांसफर होता है। इसके बाद आपकी जो अगली बात आती है दैट इज डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ लीगल ईयर्स। हमने ये तो समझ लिया कि एक व्यक्ति के मरने के बाद प्रॉपर्टी किसको ट्रांसफर करनी है, ये हमने जान लिया। लेकिन अब हम इस बात को पढ़ने वाले हैं कि किसी एक व्यक्ति के मरने के बाद उसकी प्रॉपर्टी किसको ट्रांसफर नहीं करनी चाहिए। स्टूडेंट्स, यहां पर आपको मेंशन करना मेरे लिए जरूरी होगा कि सेक्शन, let me clear to you, सेक्शन 25 से लेकर सेक्शन 28 में यहां पर आपको ये बताया गया है कि डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ लीगल ईयर्स क्या होती है। अब हम यहाँ पर उन लोगों के बारे में पढ़ने वाले हैं, उन रिश्तेदारों के बारे में पढ़ने वाले हैं, उन क्लोज वंस के बारे में पढ़ने वाले हैं जिनको प्रॉपर्टी आपको लीगल एयर्स के रूप में, यानी कि विधिक उत्तराधिकारी के रूप में आपको उनको प्रॉपर्टी देने से प्योरली डिस्क्वालीफाइड कर दिया जाना है। फर्स्ट, सबसे पहले तो दोबारा शादी करने वाली महिलाएं। हालांकि अब इस रूल में थोड़ा सा अमेंडमेंट हो चुका है। पहले यदि किसी पत्नी ने, पुत्र वधू ने, जिस किसी ने भी, आपके परिवार की किसी महिला ने यदि किसी पर्सन की डेथ होने के बाद यदि उस परिवार से संपर्क तोड़कर, रिश्ता तोड़कर, संबंध तोड़कर यदि किसी दूसरी फैमिली में शादी कर ली होती थी, तो इस तरह की किसी भी महिलाओं को डिस्क्वालीफाइड कर दिया जाता था लीगल ईयर्स के रूप में। अभी कहीं कहीं पर इस नियम में थोड़ा सा परिवर्तन देखने को मिल रहा है कोर्ट की जुडिशियल जजमेंट्स के थ्रू, क्योंकि ये एक औरत का अधिकार है कि वो शादी कर सकती है। तो यदि ऐसी किसी परिस्थिति में एक महिला को सिर्फ और सिर्फ किसी प्रॉपर्टी के बेस पर बाउंड कर दिया जाए तो ये कोर्ट ने एक सही चीज नहीं मानी। लेकिन हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 के अकॉर्डिंगली ये देखा जाता था कि एक रीमैरिजेस करने वाली जो महिलाएं हुआ करती थी वो डिस्क्वालीफाइड हो जाती थी संपत्ति को प्राप्त करने के लिए। इसके बाद आपका आता है सेकंड, मर्डरर। यदि किसी बेटे ने, पोते ने, पड़पोते ने, भाई के बेटे ने, किसी रिश्तेदार ने, वाइफ ने, हस्बैंड ने यदि मर्डर किया है और यदि आप उसको अपनी प्रॉपर्टी नहीं देना चाहते, देखिए मैं एक बार फिर आपको यहाँ पर रिमाइंड कर रही हूँ कि विल एक अलग चीज होती है। वसीयतनामा यदि आप करके जा रहे हैं तो विल इज अ डिफरेंट थिंग। यदि आपने वसीयत करके अपनी प्रॉपर्टी का ट्रांसफर कर दिया है तो वसीयत एक अलग चीज होती है। लेकिन यदि आप वसीयत नहीं कर रहे हैं, आप वसीयत के बिना आपके जाने के बाद आपकी प्रॉपर्टी किसी को सक्सेशन में दी जा रही है, तो ऐसी स्थिति में यदि एक ऐसे व्यक्ति को डिस्क्वालीफाइड किया जा रहा है, यदि एक व्यक्ति को निर्हत किया जा रहा है, कैंसलेशन किया जा रहा है इस बात के लिए दैट ही इज नॉट केपेबल टू टेक द प्रॉपर्टी इन सक्सेशन, तो ये किया जा सकता है। यहाँ पर ये बात पूरी तरह से एक्सेप्टेबल है कि आप यदि चाहें तो ऐसे किसी भी व्यक्ति को अपनी प्रॉपर्टी को लीगली डिस्क्वालीफाइड कर सकते हैं आप देने के लिए।
ठीक है, तो ये आपका एक सेकेंड पॉइंट रहा। फर्स्ट इज कोई भी विडो यदि आप शादी कर लेती हैं तो वो डिस्क्वालीफाइड थी। सेकेंड इज मर्डर। थर्ड पॉइंट हम यहाँ पर समझने जा रहे हैं कि एक ऐसे व्यक्ति को भी प्रॉपर्टी को लेने से डिस्क्वालीफाइड किया है यदि किसी ने बेटे ने धर्म परिवर्तन कर लिया है। तो धर्म परिवर्तन यानी कि कन्वर्जन करने के बाद जो उसका बेटा होगा, ही इज डिस्क्वालीफाइड टू टेक द प्रॉपर्टी इन सक्सेशन। बड़ा डिफरेंट सा लॉजिक है यहाँ पर। ध्यान दीजिएगा कि एक पर्सन जो खुद प्रॉपर्टी से डिस्क्वालीफाइड हो रहा है, उसने धर्म परिवर्तन नहीं करा है। यानी कि ABC, यहां पर मैं 3 जनरेशन का एग्जाम्पल लेकर आपको ये बात करती हूं। A दादाजी है, B बेटा है एंड C उसका पोता है, A का पोता है। A अपनी प्रॉपर्टी को सक्सेशन में देने वाला है। B ने धर्म परिवर्तन कर लिया, कन्वर्जन कर लिया इनटू अनदर रिलीजन एंड द अनदर रिलीजन इज मोमडन। जब बी ने अपना धर्म परिवर्तन किया, कन्वर्जन किया, तब ए की प्रॉपर्टी को लेने के लिए बी यहां पर डिस्क्वालीफाइड नहीं है। बी यहां पर प्रॉपर्टी को लेने के लिए डिस्क्वालीफाइड स्टूडेंट्स इसीलिए नहीं है क्योंकि बी हमेशा से मोमडन नहीं था। बी ने हमेशा से कन्वर्जन करके अपना धर्म नहीं छोड़ा था। जिस वक्त बी ए का बेटा था, बी ए से कनेक्टेड था, तब तक वो हिंदू था। लेकिन अब उसने बाद में कन्वर्जन करके, धर्म परिवर्तन करके अपना रिलीजन चेंज कर लिया है। सिर्फ इसीलिए लॉ ये अलाउ नहीं करता कि आप अपनी प्रॉपर्टी को लेने के लिए डिस्क्वालीफाइड हो चुके हैं। यहां पर एक डिस्क्वालीफाइड पर्सन वो नहीं है जिसने धर्म परिवर्तन करा है। अब आगे ध्यान देने की कोशिश कीजिएगा, यहां पर डिस्क्वालीफाइड वो हुआ है जो धर्म परिवर्तन करने वाले का बेटा बना है, यानी कि सी। क्यों? क्योंकि हम यहां पर हिंदू सक्सेशन एक्ट पढ़ रहे हैं, और जब हम हिंदू सक्सेशन एक्ट पढ़ रहे हैं तब हमें इस बात पर ध्यान देना लाजमी है कि हिंदू सक्सेशन एक्ट केवल और केवल हिंदुओं पर ही एप्लीकेबल होता है। और जब हिंदू सक्सेशन एक्ट केवल और केवल हिंदुओं पर एप्लीकेबल होता है तो यहाँ पर ये बात ध्यान देना जरूरी है कि जब कन्वर्जन हुआ था तब कन्वर्जन से पहले भी हिंदू ही था, लेकिन जब बी का बेटा सी पैदा हुआ तब वो ऑलरेडी मोमडन था, और मोमडन्स के ऊपर हिंदू सक्सेशन एक्ट एप्लीकेबल नहीं होता है। इसीलिए ए की प्रॉपर्टी को लेने के लिए डिस्क्वालीफाइड सी होगा, ना कि बी। डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ लीगल हेयर्स के अंतिम पड़ाव पर जब हम बढ़ते हैं तो ये लिखा हुआ है कि एक ऐसा व्यक्ति अपनी प्रॉपर्टी को सक्सेशन में लेने के लिए डिस्क्वालिफाइड नहीं माना जाएगा जो किसी भी तरह की बीमारी, कोई भी अंग विकार यानी कि बॉडीली किसी भी तरह से परेशान है, कोई अटैक में है कि उसकी कोड़ी का यानी कि कुष्ठ रोग हो रखा है, पैरालिसिस का कोई अटैक हो रखा है, इस तरह के किसी भी बीमार वाले को, किसी भी डिसऑर्डर्ड पर्सन को, किसी भी इलनेस की वजह से, किसी भी बीमारी या सिकनेस की वजह से प्रॉपर्टी को डिस्क्वालीफाइड करने के लिए नहीं माना जाएगा। यानी कि एक सिक पर्सन, एक बीमार व्यक्ति, एक अटैक में आया हुआ व्यक्ति, एक पैरालिसिस में पड़ा हुआ व्यक्ति जिसका कि हाफ बॉडी भी यदि पैरालिसिस अटैक में जा चुकी है, एक ऐसा पर्सन भी अपनी प्रॉपर्टी को लेने के लिए डिस्क्वालीफाइड नहीं है। तो यहाँ पर इस टॉपिक के बाद हमने ये समझा कि हु आर डिस्क्वालीफाइड टू टेक द प्रॉपर्टी एज अ लीगल एज। अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, हु मे गिव एंड टेक अडॉप्शन। यहाँ पर एक बार फिर हम अपने नेक्स्ट एक्ट की तरफ बढ़ रहे हैं, दैट इज हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट। हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट 1956 के सेक्शन 7, 8, 9, 10 में, सेक्शन 12 में अडॉप्शन क्या होता है, अडॉप्शन कौन दे सकता है, अडॉप्शन कौन ले सकता है, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट अडॉप्शन के इफेक्ट्स।
इफेक्ट्स ऑफ अडॉप्शन के बारे में बात की गई। यहां पर अब हम ये देखने वाले हैं, सबसे पहले तो अडॉप्शन होता क्या है, अडॉप्शन कौन दे सकता है, अडॉप्शन कौन ले सकता है, और अडॉप्शन के इफेक्ट क्या होते हैं। सबसे पहले तो अडॉप्शन होता क्या है ये तो हम जरूर जानते हैं। अडॉप्शन का मतलब होता है किसी भी बच्चे को गोद लेना या गोद देना। गोद लेने या गोद देने या दत्तक लेने की बात तब होती है जब किसी कपल के, किसी स्पाउस के कोई संतान नहीं होती है। जब किसी कपल के, किसी स्पाउस के कोई संतान, कोई बच्चे नहीं होते हैं, ऐसी परिस्थिति में किसी एक फैमिली के द्वारा किसी दूसरे फैमिली को किसी भी बच्चे का लेन देन किया जाना, लेन देन का मतलब अपनी संतान की जगह उसको ऐसे ट्रीट किया जाता है दैट ही विल बी ट्रीटेड एज अ सन और डॉटर ऑफ दिस फैमिली, ऑफ दैट फैमिली। यानी कि बच्चा जब एक परिवार से निकलकर दूसरे परिवार में जाकर मर्ज हो जाता है, वो भी एक संतान के रूप में, एज ए चाइल्ड, एक बच्चे के रूप में, जब उनकी अपनी संतान के रूप में उसको ट्रीट किया जाने लगे, तब ये कहा जाता है कि एक बच्चे का एक परिवार से निकलकर दूसरे परिवार में अडॉप्शन हो चुका है। अब बात ये आती है कि आखिर ये अडॉप्शन कौन दे सकता है और कौन इस अडॉप्शन को ले सकता है। देखिए, सबसे पहले तो यदि आप एज अ कपल, एज अ स्पाउस यदि बात कर रहे हैं तो इस बात पर ध्यान दीजिएगा कि अडॉप्शन यदि किसी कपल के द्वारा किया जा रहा है, तो यदि हस्बैंड किसी का अडॉप्शन ले रहा है या हस्बैंड किसी का अडॉप्शन बच्चे यानी कि अपने बच्चे को अडॉप्ट दे रहा है, तो वाइफ की कंसेंट जरूरी है। यदि पुराने टाइम का कॉन्सेप्ट यदि लगाएं, जहां पर यदि गलती से कभी एक से ज्यादा वाइफ हुआ जा करती थी, तो सभी वाइफ्स की कंसेंट लिया जाना जरूरी हुआ करता था। लेकिन आज हिंदुइज्म में एक वाइफ का ही कॉन्सेप्ट है, ओनली वन मैरिज इज एक्सेप्टेबल, देयर इज नो बाइगेमी, कोई बाइगेमी, कोई पॉलीगेमी, पॉलीएंड्री जैसी कोई समस्या आज नहीं है। इसीलिए बाइगेमी का प्रॉब्लम खत्म हो चुका है। इसलिए एक वाइफ एक हस्बैंड के केस में यहाँ पर ये ध्यान देना जरूरी होगा कि जब हस्बैंड किसी भी बच्चे को अडॉप्शन में देता है या किसी भी बच्चे का अडॉप्शन देता है, तो उसकी वाइफ की कंसेंट जरूरी होती है। यदि वाइफ की डेथ हो गई है, यदि वाइफ ने धर्म परिवर्तन यानी कि कन्वर्जन कर लिया है, यदि वाइफ ने संन्यास ले लिया है, या फिर यदि वाइफ किसी भी तरह से कंसेंट देने के लिए केपेबल नहीं है, तो यहाँ पर हस्बैंड केवल अपने लेवल के ऊपर किसी बच्चे का अडॉप्शन दे सकता है और अडॉप्शन ले भी सकता है। सेम विद द केस ऑफ वाइफ। यदि वाइफ की बात करूं तो यहाँ पर भी यही सेम सिचुएशंस एप्लीकेबल होती है। यदि एक वाइफ अडॉप्शन दे रही है या फिर एक वाइफ अडॉप्शन ले रही है, तो सबसे पहली बात तो हस्बैंड वाइफ यदि दोनों हैं तो हस्बैंड की कंसेंट लिया जाना जरूरी है। हस्बैंड की कंसेंट के बिना ना ही तो कोई भी स्पाउस, कोई भी कपल में एक वाइफ अपने बच्चे का अडॉप्शन दे सकती है और ना ही किसी भी बच्चे का अडॉप्शन ले सकती है। लेकिन यदि सिचुएशन कुछ इस तरह की है कि यदि हस्बैंड की डेथ हो गई है, हस्बैंड ने कन्वर्जन यानी कि धर्म परिवर्तन कर लिया है, यदि हस्बैंड ने अपने धर्म को छोड़ दिया है, संन्यास ग्रहण कर लिया है, एक लंबे समय से हस्बैंड मिल नहीं रहा है, दिख नहीं रहा है, या ऐसी कोई भी कंडीशन हो गई है, तो ऐसी परिस्थिति में एक वाइफ अपने हस्बैंड की कंसेंट के बिना भी अडॉप्शन ले सकती है एंड अडॉप्शन दे सकती है। इसके बाद आता है आपका सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्टूडेंट्स, जो कि मोस्टली एग्जामिनेशन में पूछ लिया जाता है, दैट इज व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ अडॉप्शन। अब यदि हम इफेक्ट ऑफ अडॉप्शन की बात करें तो बड़ी सिंपल सी बात है कि पहला इफेक्ट तो ये होता है कि यदि बच्चा एक परिवार से निकलकर दूसरे परिवार में जाकर मर्ज हो रहा है, यदि एक बच्चा एक फैमिली से निकलकर दूसरे परिवार में जाकर अडॉप्ट किया जा रहा है, देन द कॉन्सेप्ट इज वेरी क्लियर कि सबसे पहली बात तो ये होती है कि वो बच्चे के पुराने जो भी संबंध थे,
अपने पुराने परिवार के बीच में उसके जो भी मैरिजेबल रिलेशनशिप थे वो सभी के सभी खत्म हो जाते हैं और बच्चा नए परिवार में जाकर मर्ज हो जाता है। यानी कि जो बच्चा पहले परिवार में संतान के रूप में ट्रीट किया जा रहा था, अब वो नए परिवार का, नए दंपत्ति का हिस्सा बन जाता है, उनकी संतान बन जाता है। दूसरी बात, एक बच्चा जिन सपिंडाज में, जिन प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप में या जिन सभी परिस्थिति में अपने पुराने परिवार में शादी नहीं कर सकता था, वो नए परिवार में जाकर भी शादी नहीं कर सकता। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट यदि बच्चा नए परिवार में आ जाता है तो आज भी वो पुराने परिवार में भी उन लोगों से शादी नहीं कर सकता जिसमें यदि वो ओरिजिनली होता तो नहीं कर सकता था। फॉर एग्जाम्पल, एक बच्चा ए नाम की फैमिली से निकलकर बी नाम की फैमिली में चला जाता है। जब वो ए नाम की फैमिली में था तो अपनी चाचा की बेटी, बुआ की बेटी, मामा की बेटी से या अपने मामा के बेटे से या बच्चों से या अपनी नानी से, दादी से, जिन जिन लोगों से शादी नहीं कर सकता था, वो अब भी फैमिली नंबर बी में जाने के बाद भी फैमिली नंबर ए के उन लोगों से शादी बाद में भी नहीं कर सकता है। और खैर बी में तो बिल्कुल ही नहीं कर सकता है, क्योंकि सोचिए, यदि जब वो फैमिली नंबर ए में था तो यदि कोई व्यक्ति, उसकी बहन थी, यदि माना कि अब वो वहां से निकलकर दूसरी बी फैमिली में जा चुका है और ये कहे कि अब मैं ए नंबर की फैमिली की बेटी से शादी करना चाहता हूं, तो क्या ये एक सही मैरिज होगी? नहीं। कहीं ना कहीं वो उसकी बहन थी तो आज भी उसको ऐसे ही ट्रीट किया जाएगा जैसे कि वो उसके लिए प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप होते हैं। तो ये एक बच्चे के अडॉप्शन के केस में ध्यान देने लायक बात है कि एक बच्चा जिस फैमिली में ए के टाइम पे शादी नहीं कर सकता था, वहां पर बी के टाइम पे भी वो शादी नहीं कर सकता। तीसरी बात, अब आती है प्रॉपर्टी को लेकर कुछ बातें कि हाँ, अडॉप्शन में एक चीज और स्टूडेंट्स, अडॉप्शन में हमेशा ये ध्यान दिया जाना जरूरी है कि जो भी फैमिली किसी बच्चे को या बच्ची को अडॉप्ट कर रही है, बच्चे और पेरेंट्स के बीच में माता पिता जैसे संबंध दिखने चाहिए। पता चले एक 20 साल की लेडी 15 साल के लड़के को अडॉप्ट करके ये बोलती है कि मैं इसकी माँ हूं, तो ये पॉसिबल नहीं है। एक 50 साल का आदमी 45 साल की लेडी को अडॉप्ट करके ये बोलता है कि मैं इसका पिता बनने जा रहा हूं, तो ये एक अच्छी बात नहीं होगी। जहां तक हो सके किसी बच्चे में, बेटे में, बेटी में, उसके माँ में, उसके पिता में कम से कम 15 to 20 ईयर्स का एक एज डिफरेंस होना चाहिए, सो दैट इट कैन बी क्लियरली रिजेंबल, ये क्लियरली एक दिखाई दे सके कि यस, बच्चे और माता पिता जैसे संबंध इन दोनों के बीच में है। तो ये इफेक्ट ऑफ अडॉप्शन की एक जरूरी बात है। यदि प्रॉपर्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो यदि बच्चा जब फैमिली नंबर ए में था और यदि कोई प्रॉपर्टी फैमिली नंबर ए ने बच्चे के नाम पर कर दी थी तो बाद में बच्चे को उस प्रॉपर्टी से डिस्क्वालीफाइड नहीं किया जा सकता। यदि कोई प्रॉपर्टी एक बार में बच्चे के नाम पर ट्रांसफर कर दी गई है तो बाद में उस प्रॉपर्टी को डिस्क्वालीफाइड नहीं किया जाएगा, उस बच्चे को उस प्रॉपर्टी को देना ही होगा। इसके बाद यदि आपका आता है कि बच्चा ए नंबर की फैमिली से निकलकर बी नंबर की फैमिली में जा चुका है और जब बच्चा ए नंबर की फैमिली से निकलकर बी नंबर की फैमिली में गया तो बी नंबर की फैमिली ने ये सोचा था हमारे कौन से बच्चे हैं और हमारे बच्चे तो है नहीं, अडॉप्शन की तब तक कोई प्लानिंग नहीं थी और इसीलिए उन्होंने अपनी प्रॉपर्टी का 70% रेशो, 70% अमाउंट अपने किसी चाचा के बेटे या अपने किसी छोटी बहन के बेटे को ट्रांसफर कर दिया। बाद में उन्होंने ये डिसाइड किया कि हम ए नंबर की फैमिली से किसी एक बच्चे को अडॉप्ट कर लेते हैं। अब यदि बच्चा बी नाम की फैमिली में जाता है तो बी नाम की फैमिली में जाने के बाद उस प्रॉपर्टी के ट्रांसफर को, जो कि उसके फैमिली में आने से पहले ही बी नंबर का कपल कर चुका है, किसी दूसरे पर्सन को डिस्क्वालीफाइड करने का राइट ये बच्चा नहीं रखता। इसका मतलब बिल्कुल साफ हुआ कि यदि कोई अडॉप्शन से पहले यदि बच्चे के नाम पर कोई प्रॉपर्टी की जा चुकी है तो बच्चे को उससे डिस्क्वालीफाई नहीं किया जाएगा और यदि बी नंबर की फैमिली में यानी कि अडॉप्टेड फैमिली ने यदि बच्चे के आने से पहले प्रॉपर्टी किसी और को ट्रांसफर कर दी है तो बच्चा उस प्रॉपर्टी को किसी और को लेने से डिस्क्वालीफाइड नहीं कर सकता है।
तो ये हुआ हु मे गिव अडॉप्शन, टेक अडॉप्शन एंड इफेक्ट्स ऑफ अडॉप्शन। चलिए स्टूडेंट, अब हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ रहे हैं। दैट इज क्वेश्चन नंबर 9। व्हाट इज पार्टीशन? विभाजन क्या होता है? जैसा कि आपको नाम से ही पता चल रहा है कि विभाजन का मतलब होता है दो पार्टीज के बीच में, दो व्यक्तियों के बीच में, दो परिवारों के बीच में, दो किसी भी भाइयों के बीच में, रिलेशंस के बीच में किसी संपत्ति का, प्रॉपर्टी का, वस्तु का, सामान का, ऑब्जेक्ट का बंटवारा होना। यहां पर हम बात कर रहे हैं तो ये हमको समझना यहां जरूरी है कि जब हम पार्टीशन की बात करते हैं तो हिंदू जॉइंट फैमिली के कॉन्सेप्ट में, यानी कि हिंदू परिवारों में विभाजन को एक बहुत अच्छी चीज के रूप में नहीं माना जाता, क्योंकि हमने हमेशा से एक हिंदू जॉइंट फैमिली के कॉन्सेप्ट को फॉलो किया है। और हिंदू जॉइंट फैमिली के कॉन्सेप्ट को फॉलो करने की वजह से यहां पर यह बात जरूरी हो जाती है कि किस तरह से दो पक्षकारों के बीच में कभी कभी ये स्थिति पैदा हो जाती है कि बंटवारे के या विभाजन के या संपत्ति के अलग कर दिए जाने की नौबत आकर खड़ी हो जाती है। यहां पर विभाजन के साथ मैंने 1 2 5 4 1 2 5 4 ये 4 न्यूमेरिक्स यहां पर लिखे हैं, जिसका मतलब ये है कि जब कभी आप एग्जाम अटेम्प्ट में ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करें तब आपको इस 1 2 5 4 नाम की चीज का ध्यान जरूर रखना है। अब ये 1 2 5 4 क्या है मैं बता देती हूं। जब भी आप किसी भी अनकोडिफाइड लॉ के सब्जेक्ट को अटेम्प्ट करते हैं, अनकोडिफाइड लॉ मैं यहां पर इसीलिए मेंशन कर रही हूं क्योंकि पार्टीशन का हिंदू जॉइंट फैमिली के कॉन्सेप्ट में कोई अलग से सेक्शन डिफाइन नहीं किया गया है। ये एक ऐसी चीज है जो लंबे समय से चलती आ रही है, क्योंकि प्राचीन समय से हम विभाजन की, बंटवारे की, इस तरह की बातों को हमेशा सुनते आ रहे हैं। इसलिए यहां पर आपको इस बात पर विशेष ध्यान देना होगा कि अलग से इसके लिए कोई सेक्शन नहीं मेंशन है। और जब हमारे पास अलग से कोई भी सेक्शन मेंशन नहीं किया हुआ होता है तब हम हमेशा अनकोडिफाइड लॉ को ही प्रायोरिटी देते हैं। और अनकोडिफाइड लॉ का मतलब यहां पर यह होगा कि 1 2 5 4 यानी कि आपको इन 3-4 बातों को यहां पर मेंशन करना जरूरी है यदि आप पार्टीशन के किसी भी क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हैं तो। पहला 1, सबसे पहले आपको पार्टीशन की परिभाषा जरूर देनी है, यानी कि आपको डेफिनेशन हमेशा लिखकर आनी है। पार्टीशन की डेफिनेशन क्या होगी? दो या दो से ज्यादा व्यक्तियों के बीच में किसी संपत्ति का, वस्तु का, सामान का, गहनों का, किसी भी चीज का इस तरह से विभाजन कर दिया जाना, इस तरह से उनको अलग कर दिया जाना कि दोनों पक्षकार, दोनों व्यक्ति, दोनों पार्टीज का अपनी अपनी संपत्ति पर, अपनी अपनी चीजों पर, अपनी अपनी वस्तु पर अपना अपना अधिकार स्थापित हो जाए, तो यह कहा जाएगा कि इसको विभाजन या पार्टीशन या किसी भी तरीके का बंटवारा कहा जाता है। 2 का मतलब यहां पर स्टूडेंट्स यह आएगा कि विभाजन 2 प्रकार के होते हैं। एक तो विभाजन योग्य संपत्ति और एक जो कि संपत्ति विभाजन योग्य नहीं होती है, यानी कि अविभाज्य संपत्ति, डिवाइडेबल प्रॉपर्टीज एंड नॉन डिवाइडेबल प्रॉपर्टीज। हम हर एक चीज का बंटवारा नहीं कर सकते। जब 2 भाइयों के बीच में, 3 भाइयों के बीच में, परिवारों के बीच में किसी भी तरीके की कोई कंट्रोवर्सीज, मिसअंडरस्टैंडिंग्स, अलगाव या उनकी आपस में नहीं बनने वाली कंडीशंस पैदा हो जाती हैं, तब विभाजन की, पार्टीशन जैसी कंडीशन हमारे सामने आकर खड़ी हो जाती है। लेकिन इस बात पर ध्यान दीजिएगा कि पार्टीशन हमेशा 2 तरीके का होता है अकॉर्डिंग टू द प्रॉपर्टीज। कुछ संपत्तियां ऐसी होती हैं जिसका बहुत आसानी से विभाजन किया जा सकता है, जैसे कि संपत्ति, मनी, कैश, ऑर्नामेंट्स, अटेंसिल्स, बर्तन या कपड़े, ये सारे के सारे सामान 2 लोगों में, 3 लोगों में, 4 लोगों में डिवाइड किए जाने योग्य होते हैं। ये सब डिवाइडेबल हैं। लेकिन दूसरी तरफ कुछ प्रॉपर्टीज ऐसी होती हैं, कुछ संपत्तियां ऐसी होती हैं जो अपने आप में डिवाइडेबल नहीं होती हैं, जैसे कि किसी भी मूर्ति की पूजा करना, जैसे कि एक कुएं से पानी भरना, जैसे कि किसी भी पार्किंग एरिया में, जो भी आप पार्किंग एरिया आप समझते हैं, उस पार्किंग एरिया में किसी भी तरह से आप यूज करना, स्टेयर्स, सीढ़ियां नीचे से लेकर ऊपर तक जाना, क्या आप इन चीजों को डिवाइड कर सकते हैं? यदि मान लीजिए एक दादाजी ने, एक पिताजी ने एक बहुत बड़ा पुश्तैनी घर बनाया, उस पुश्तैनी घर में एक शिवालय है, उस पुश्तैनी घर के अंदर सीढ़ियां हैं,
हवेली के अंदर अलग से कोई पार्किंग है, कोई गोडाउन है या कुछ भी ऐसी चीज है, तो क्या आप इस तरह की किसी भी संपत्ति का, किसी भी चीज का, किसी मूर्ति का, किसी मंदिर का, किसी पानी के घर का, सामने खड़े होने वाली आपकी सड़क का, ऐसी किसी भी चीज का बंटवारा आप कर सकते हैं? नहीं। इसीलिए इस तरह की प्रॉपर्टीज पर पार्टीशन के बाद भी दोनों के दोनों पार्टीज का, दोनों की दोनों व्यक्तियों का, पक्षकारों का, लोगों का अपना अपना अधिकार स्थापित किया जाता है। दे कैन यूज, they can utilize, they can enjoy the property, but उन दोनों के बीच में उस प्रॉपर्टी का सेपरेशन किया जाना संभव नहीं होता है। तो यहां पर 1-2 पॉइंट हम पढ़ चुके हैं। पहला, परिभाषा आपको देखनी है। दूसरा, पार्टीशन 2 टाइप्स के होते हैं, ये चीज आपको मेंशन करनी है। नेक्स्ट है आपका 5th पॉइंट, एंड द 5th पॉइंट आपका ये कहता है स्टूडेंट्स कि को पार्सनल प्रॉपर्टी को भी यहां पर समझना आपको जरूरी है। को पार्सनर्स, यदि मैं आपको बताऊं कि को पार्सनर का मतलब होता है किसी भी तरीके से यदि आप मेल पर्सन की 5 जनरेशन को काउंट करते हैं, किसी भी तरह से यदि आप किसी भी मेल पर्सन की 5 जनरेशन को काउंट करते हैं, तो ये आपके को पार्टनर्स कहलाते हैं। परदादा, दादा, पिता, बेटा, पोता, और यदि परदादा जी चले गए हैं तो अब पड़पोता, यानी कि ऊपर से लेकर नीचे तक की टोटल मिलाकर 5 जनरेशन आपके को पार्टनर कहलाती हैं। ये जो को पार्टनर्स होते हैं, ये जो सहदायिक होते हैं, ये सहदायिक इस तरह से होते हैं कि इनका संपत्ति में राइट बाय बर्थ होता है। ये संपत्ति में जन्म से अपना अधिकार रख लेते हैं, लेकिन इस तरह के को पार्टनर्स का सभी का प्रॉपर्टी पर इक्वल राइट होता है। इसलिए एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति की परमिशन के बिना ना ही तो अपनी प्रॉपर्टी को ट्रांसफर कर सकता है, ना ही अपनी प्रॉपर्टी को शेयर कर सकता है, ना ही अपनी प्रॉपर्टी को लीज पे दे सकता है, ना रेंट पे दे सकता है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति ये नहीं कह सकता कि ये प्रॉपर्टी मेरी है, बल्कि ये को पार्टनरी प्रॉपर्टी हमारी है, हमेशा ये कहा जाता है। यहां पर मैं आपको पार्टीशन के साथ में को पार्टनर्स को इसीलिए जोड़कर बता रही हूं कि विभाजन हमेशा इस तरह की संपत्तियों में किया जाता है जो सचमुच विभाजन योग्य हो। यानी कि यदि को पार्टनरी कोई फैमिली है, यदि कोई को पार्टनर्स है, तो उन सभी का उस प्रॉपर्टी में इक्वल राइट है। इसीलिए कोई भी व्यक्ति उस पर अपना ये दावा नहीं कर सकता, ये दबाव नहीं दे सकता कि दिस प्रॉपर्टी इज माइन, जबकि ये कहा जाएगा कि ये प्रॉपर्टी हमारी है। और यदि वास्तव में यदि सामूहिक रूप से कलेक्टिवली ये बात डिसाइड हो गई है कि इस तरह की प्रॉपर्टी का विभाजन किया जाना जरूरी है या विभाजन करने की नौबत आ चुकी है, तभी इस तरह की प्रॉपर्टी को डिवाइड किया जाएगा। इसके बाद आता है आपका 4th, 1 to 5 के बाद हमारा लास्ट पॉइंट आता है, दैट इज 4। इस 4 में कम से कम 4 से 5 पॉइंट्स आपको इस बात के लिखने जरूरी हैं। मैंने कम से कम वर्ड यूज किया है, तरीके और भी हैं, लेकिन कम से कम आपको 4 से 5 पॉइंट्स इस बात के मेंशन जरूर करने होंगे कि किस तरह से एक व्यक्ति अपनी प्रॉपर्टी का पार्टीशन कर सकता है या करवा सकता है। इसके बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन कम से कम आपको 4 से 5 तरीके तो मेंशन करने ही चाहिए। बाय कोर्ट, अगर आप चाहें तो आप कोर्ट में जाकर अपनी संपत्ति का विभाजन करवा सकते हैं। यदि आप कोर्ट तक नहीं जाना चाहते हैं तो आपस में म्यूचुअली कंसेंट से, यानी कि सभी पार्टीज ने आपस में इस बात को तय कर लिया हो कि हमें कोर्ट के थ्रू किसी बात को नहीं रखना है, हम तो आपस में ही अपने रिलेशंस को मेंटेन करते हुए और इस बात को निर्धारित कर लेंगे कि हमें अपनी प्रॉपर्टी का डिवाइडेशन करना है, तो आप इस तरह का कोई भी काम कर सकते हैं। इसके अलावा थ्रू डिक्लेरेशन, यदि एक व्यक्ति किसी भी तरह से इस बात को डिक्लेयर कर देता है कि मैं आज के बाद इस परिवार में नहीं रहूंगा, मैं इस परिवार को छोड़कर जा रहा हूं, तो ऑब्वियसली इट इज अ पार्टीशन। यदि किसी व्यक्ति ने अपने आप को ही अपनी ज्वाइंट फैमिली से पृथक कर लिया है, अलग कर लिया है, डिवाइड कर लिया है, सेपरेट कर लिया है, तो मामला यहां पर बिल्कुल क्लियर है कि ये समझ में आ जाएगा कि एक व्यक्ति दूसरे फैमिली से अपने आप को पार्टीशन करवा चुका है, अलग हो चुका है। इसके अलावा नेचर एंड बिहेवियर,
यहाँ पर नेचर एंड बिहेवियर में स्टूडेंट्स आपको समझने लायक बात ये होगी कि कभी कभी हम डायरेक्टली ये नहीं करते कि यस हमने पार्टीशन ले लिया है, या ठीक है हम कोर्ट में जा रहे हैं, या हम कोई सिग्नेचर कर रहे हैं, लेकिन कभी कभी आपके फैमिली वालों या रिलेशन वाले या भाई या परिवार या भाभियां बहुएं, इनके नेचर बिहेवियर कंडक्ट के साथ हम ये देख पाते हैं, इनके नेचर बिहेवियर से हम कभी कभी इस चीज को एनालाइज कर पाते हैं कि हाँ ऐसा कुछ लगने लगा है, ऐसा कुछ फील आ रहा है कि यार ये शायद साथ में रहने के लिए इंटरेस्टेड ही नहीं है। और यदि ऐसा कभी भी लगता है कि एक पर्सन ने दूसरे पर्सन को अपने नेचर बिहेवियर और कंडक्ट के थ्रू कैसे ना कैसे करके खुद को सेपरेट कर लिया है, अपने आप को अलग कर लिया है, अपने आप को साइड में कर लिया है, तो यस डेफिनेटली ये माना जाएगा कि एक व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति से अपने आप को अलग कर लिया है, विभाजन कर लिया है। तो चाहे कोर्ट के थ्रू, चाहे म्यूचुअल कंसेंट के थ्रू, चाहे नेचर बिहेवियर के थ्रू, चाहे किसी भी तरह से डिक्लेरेशन के थ्रू, कभी कभी यदि गांवों का कॉन्सेप्ट होता है तो पंचों के माध्यम से, कभी किसी नोटिस के द्वारा, एक व्यक्ति ने कहीं बाहर जॉब करने के लिए गया और लंबे समय तक आ ही नहीं रहा है और बाद में किसी नोटिस के थ्रू या इंफॉर्मेशन के थ्रू या टेलीफोनिकली इस चीज का पता चलता है कि अब वो हमेशा से वहीं पर ही सेपरेट रहेगा, सेट हो गया है, उसने अपने आप को पार्टीशन में रख लिया है। तो ये भी वन ऑफ द एक वे हो सकता है किसी व्यक्ति का खुद को एक जॉइंट फैमिली से पार्टीशन करने का। ओके, अब हम अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं, दैट इज कर्ता। कर्ता तो हमने हिंदी में भी बहुत बार सुना होगा, कर्ता ने कर्म को करण से। कर्ता का मतलब है जो हम हमारी देसी बोलचाल की भाषा में बोलते हैं कर्ता धर्ता, यानी कि किसी भी काम को करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने वाला एक व्यक्ति, उसी को हम कर्ता कहते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज सभी न्यूक्लियर फैमिलीज में रहना पसंद करते हैं, नो सास नो ससुर, नो जॉइंट फैमिलीज, ना बड़े बड़े परिवार। लेकिन हम हिंदुओं के कॉन्सेप्ट को यदि बताएं तो हमारी परंपरा, हमारा ट्रेडिशन और हमारी विचारधारा हमेशा से एक जॉइंट फैमिली, एक संयुक्त परिवार की रही है। हम जॉइंट फैमिली को प्राथमिकता देते हैं, प्रायोरिटी देते आए हैं, क्योंकि हम जॉइंट फैमिली के लव एंड अफेक्शन को समझते आए हैं। इसीलिए उस तरह की जॉइंट फैमिली में जो हेड ऑफ द पर्सन हुआ करता था, जो हेड ऑफ द फैमिली हुआ करता था, उसको कर्ता के नाम से जाना जाता है। इनफैक्ट हेड ऑफ द फैमिली यानी कि किसी भी परिवार का सबसे बड़ा मुखिया, सबसे बड़ा जो मेन व्यक्ति होता है, उसको हम कर्ता के नाम से जानते हैं। कर्ता ही वो व्यक्ति होता है जो किसी परिवार के लिए अपने राइट्स को और लायबिलिटीज दोनों को पूरा करने के लिए हमेशा तैयार रहता है। कर्ता वो व्यक्ति होता है जो कभी यदि अधिकारों की बात आए तो अधिकारों के लिए खड़ा रहता है, और यदि जिम्मेदारियों की बात आती है तो जिम्मेदारियां पूरी करने के लिए भी हमेशा तत्पर रहता है। अधिकारों की बात करूं तो यदि किसी परिवार के सदस्यों का भरण पोषण करने की बात हो, उनके लिए खर्च करने की बात हो, उनकी तरफ से कोई कॉन्ट्रैक्ट करने की बात हो, किसी केस को करने की बात हो, उनकी एजुकेशन की बात हो, उनके लिए मेंटेनेंस की या उनका ब्रॉटअप करने की बात हो, एजुकेशन पे ध्यान देने की बात हो, फैमिली के लिए किसी कंस्ट्रक्शन की, प्रॉपर्टी के लेन देन की, किसी भी ट्रांजैक्शन की, किसी लीज की, किसी रेंट की या किसी भी तरीके की जरूरत हो, तो इन सारे अधिकारों को पूरा करने का काम पूरी फैमिली की तरफ से उसका कर्ता, उसका मुखिया, उसका हेड ऑफ द फैमिली निभाता है। लेकिन कहते हैं ना, राइट्स एंड लायबिलिटीज आर ऑलवेज को पैरेलल। जहां अधिकार है वहां पर दायित्व जरूर होंगे। वेयर देयर इज राइट देयर इज लायबिलिटी, यू बी जस्ट आई बी रेमेडियम। जहां अधिकार है वहां पर उपचार जरूर होते हैं, उसी तरह से जहां पर अधिकार है वहां पर लायबिलिटीज भी जरूर होती हैं। बिकॉज ऑलवेज राइट्स एंड लायबिलिटीज हमेशा को पैरेलल चलती हैं, हमेशा समानांतर चलती हैं। और इसी को पैरेलल सिचुएशन में यदि एक कर्ता ने अपने अधिकार लिए हैं तो उसके दायित्व भी उतने ही होंगे। यदि वो पूरी फैमिली के अर्निंग मेंबर्स की सैलरी को रखने का या उसमें से कुछ अमाउंट रखने को अधिकार रखता है, तो उस परिवार के लिए खर्च करने का दायित्व भी उसी का है। यदि वो पूरे परिवार की तरफ से किसी कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करने का अधिकार रखता है, तो यदि कॉन्ट्रैक्ट किसी भी कंडीशन में फेल हो जाता है, तो उस फेलियर की कंडीशन में उस रिस्पॉन्सिबिलिटी, उस दायित्व को पूरा करने की जिम्मेदारी भी उस कर्ता की ही होती है।
यदि वो किसी भी तरह का लोन लेता है, कॉन्ट्रैक्ट करता है, एजुकेशन, कंस्ट्रक्शन, किसी भी तरफ ध्यान देता है, खर्च करता है या खर्च करने का अधिकार रखता है, तो जिम्मेदारियां भी उसी की बनती हैं। तो कर्ता के बारे में तो स्पेशली आपको स्टूडेंट्स बस इतनी ही बातों का ध्यान रखना है कि विशेष रूप से जहां पर अधिकार है वहां दायित्व जरूर होंगे। कर्ता हमेशा उस व्यक्ति को कहा जाता है जो पूरे के पूरे परिवार का हेड ऑफ द फैमिली, यानी कि एक हेड, एक मुखिया होता है। तो इस तरह से हमने हमारे हिंदू लॉ के पूरे 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस कर लिया है। इस वीडियो के लास्ट में मैं स्टूडेंट्स में आप सबसे फिर एक बार एक चीज कहूंगी, हमारे पास में बहुत कम समय है, क्योंकि मैंने जैसा कि आपको पहले ही कहा था कि पहले हम लोग इस मेंटेलिटी में थे कि हम प्रमोट हो रहे हैं, लेकिन अब थोड़ा सा सिचुएशन चेंज हो गई है। राजस्थान यूनिवर्सिटी ने एग्जामिनेशन डिक्लेयर किए हैं, सिचुएशन थोड़ी सी अलग हो गई है। हम लोग पहले कुछ और सोच रहे थे, अब हमें फाइनली स्टडीज की तरफ ध्यान देना है। तो ऐसी कंडीशन में आप थोड़ा शॉर्टली, थोड़ा स्मार्टली यदि प्लान करेंगे तो आपकी मार्किंग, आपके सब्जेक्ट को कवर अप करने में आपको कहीं दिक्कत नहीं होगी। आप अपनी हैंडराइटिंग पर जरूर ध्यान दीजिएगा, जितने भी सेक्शंस हैं उनको जरूर याद कीजिएगा। कम से कम एक क्वेश्चन के लिए 5 से 6 केसेस आप जरूर मेंशन कीजिएगा। जहां तक हो सके आप किसी भी क्वेश्चन को यदि अपनी प्रेजेंटेशन, अपने फ्लो चार्ट्स, कोई डायग्राम या पॉइंट टू पॉइंट नंबरिंग करके मतलब पैराग्राफ्स में लिखने की बजाय यदि पॉइंट्स में करके अपनी बात को मेंशन करें तो इट वुड बी मोर इफेक्टिव एंड इट विल बी मोर कम्युनिकेटिव फॉर द एग्जामिनर। तो इन सब चीज़ों का आप ज़रूर ध्यान रखिएगा। और हिंदू लॉ के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ये सारे मैंने आपके साथ में शेयर कर दिए हैं। आई होप कि आप सभी को इनको पढ़ने के बाद किसी भी तरह की क्वेश्चन नहीं होगी और आपको जो एनी 3 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं वो आपको अटेम्प्ट करने में किसी भी तरह की प्रॉब्लम नहीं होगी। इसी के साथ ही इस वीडियो को अब मैं यहीं पर स्टॉप कर रही हूँ। थैंक यू।